हम जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों यहाँ पे हमजा सोच रहा होता है कि उसे किसी भी तरह बड़े साहब का पता लगाना होगा। तभी उजैर कहता है, इकबाल साहब, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है। जिस पे हमजा कहता है, लेकिन हम चौधरी असलम को मारेंगे कैसे? जिस पे उजैर कहता है, असलम नहीं, सबसे पहले उस अरशद पप्पू को मारूंगा मैं, क्योंकि ये सब उसकी ही साजिश थी। हमजा कहता है, तो काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि हमजा और उजैर बाकी के गैंग मेंबर्स के साथ प्लानिंग करते हैं और अरशद पप्पू को जुम्मे की नमाज के बाद घेरने का प्लान बनाते हैं। और अब जैसे ही अरशद पप्पू मस्जिद से बाहर निकलता है तो हमजा पीछे से कार चलाते हुए आता है और उसे धक्का मार देता है और अरशद पप्पू सीधा उजैर के पैरों पर गिर पड़ता है। फिर उसके बाद उजैर उसे उठाता है और उसे मारने लग जाता है। लेकिन तभी अरशद पप्पू के गैंग के लोग भी वहां आ जाते हैं, जिनमें वो हिंदुस्तानी एजेंट रिजवान भी होता है, जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था। हमजा उसे इशारा करता है और फिर वो अपने मेंबर्स के साथ उजैर पे हमला कर देता है। पर तभी उजैर के भी सभी गैंग मेंबर्स वहां आ जाते हैं और फिर यहाँ से हमें काफी बड़ा गैंग वॉर देखने को मिलता है और यहाँ एक तगड़ी फाइट होती है दोनों गैंग्स के बीच। लेकिन हमजा और रिजवान का एक ही प्लान होता है कि किसी तरह उजैर अरशद पप्पू को मार दे, और आखिर में होता भी वही है। उजैर अपने हथियार से अरशद पप्पू की गर्दन उड़ा देता है और उसी वक्त हमजा वहां आता है और अरशद पप्पू के गैंग मेंबर से कहता है, अगर तुम सब मरना नहीं चाहते तो भूल जाओ कि अरशद पप्पू कौन था। आज से तुम सब हमारे लिए काम करोगे और आज से तुम्हारा बॉस होगा उजैर बलोच। जिस पे रिजवान आगे आता है और अरशद पप्पू के कटे हुए सर पे लात मार देता है और कहता है, उजैर बलोच जिंदाबाद। और रिजवान को देखकर बाकी के गैंग मेंबर्स भी आगे आते हैं और उजैर बलोच जिंदाबाद कहते हुए अरशद पप्पू के सर पे लात मारकर फुटबॉल खेलने लग जाते हैं। लेकिन उजैर को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो हमजा की जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है। दोस्तों एक्चुअली में हमजा ने पहले से ही अपने ससुर को सारा प्लान बता दिया था, इसलिए पुलिस की पूरी फौज वहाँ पे पहले से ही आ चुकी होती है और वो उजैर को पकड़ लेती है। लेकिन उजैर गिरफ्तार होने से पहले हमजा से कहता है, मेरी गैर हाजिरी में लीडर तू रहेगा। और वो सभी गैंग मेंबर से कहता है कि आज से तुम सभी हमजा का हुक्म मानोगे। और ये कहकर वो पुलिस के जीप में बैठकर चला जाता है। हमजा जाते जाते उससे कहता है, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे जल्दी छुड़वा लूंगा। और अब उजैर के जाने के बाद रिजवान आगे आता है और कहता है, हमजा अली मजारी जिंदाबाद। और फिर सभी लोग हमजा की जय जयकार करने लग जाते हैं और फिर हमजा धीरे धीरे उस तख्त की तरफ बढ़ने लग जाता है जो कभी रहमान डकैत का हुआ करता था। उस कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए उसे उजैर की बातें भी याद आने लग जाती है। देख रहे हैं वो गद्दी नहीं है, तख्त है। लेकिन अब ये कुर्सी हमजा की थी और वो पूरे स्टाइल में उस कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ से रात हो चुकी होती है, सब लोग वहाँ से जा चुके होते हैं, पर हमजा वहीं बैठा होता है और हमें कुछ विजुअल्स नजर आ रहे होते हैं जहाँ सभी पंजाबियों का कत्लेआम हो रहा होता है। तो अब यहाँ से हमें जून 1984 के अमृतसर गोल्डन टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ सिख कम्युनिटी के लोग धरना दे रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी जर्नैल सिंह भिंडरवाला उठकर बोलता है, सरकार हमसे हमारा घर छीनना चाहती है, पर हम ये होने नहीं देंगे, हमारा खालिस्तान जरूर बनेगा। और यहाँ सभी सिख्स उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पार्लियामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी फोन पे मिलिट्रीज को ऑर्डर दे रही थी और यहाँ वो सभी जवानों से कहती है, मेरे जवानों, मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन देश के टुकड़े होने से बचाने के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी ही होगी। तो अब आगे हम देखते हैं कि 6 जून की रात को इंडियन मिलिट्री गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसती है और भिंडरवाला और उनके कई सपोर्टर्स की हत्या कर देती है। इस ऑपरेशन के बाद कई जगहों पर सिख कम्युनिटीज का गुस्सा फूटना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते सरकार के हाथ से मामला बाहर होने लग जाता है और सिख लोग कांग्रेस और इंदिरा गांधी से नाराज हो जाते हैं। और जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। और मेरी आशा है कि नौजवान हो या महिलाएं हो, ये सब इसको आज सोचें।
31 अक्टूबर 1984 के दिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं, जिससे पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। और उसके बाद पूरे इंडिया में राइट्स शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई निर्दोष सिखों को मारा जाने लगा। लोग हर सिख परिवार के घरों में घुसकर उनको मार रहे थे। इसी बीच जसकीरत सिंह, जो सिर्फ 15 साल का था, उसके भी घर वालों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है। और जसकीरत, जो बिल्कुल लाचार था, वो बेड के नीचे छुपकर सब कुछ देख रहा था। अब यहाँ से हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जसकीरत कुछ गुंडों के पास जाता है, उनसे बंदूकें लेता है और लड़ाई के तरीके सीखता है। और फिर एक दिन वो उन लोगों को ढूंढ निकालता है जिन्होंने उसके परिवार की हत्या की थी। वो एक एक करके सभी को मार देता है, लेकिन आखिर में पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर आगे कोर्ट में उसकी पेशी होती है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, अब यहाँ से हमें 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फाइनली अजय सन्याल को धुरंधर मिशन स्टार्ट करने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अजय सन्याल अपने जूनियर से कहते हैं, तुम्हें याद है वो लड़का जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उसने अपने माँ बाप की मौत का बदला लिया था? मुझे उस लड़के से मिलना है। और फिर आगे हम देखते हैं कि अजय सन्याल गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेते हैं, उसकी सज़ा खारिज करवाते हैं और फिर एक सीक्रेट जगह पे जसकीरत से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली के साथ बुरा हुआ, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी उन कातिलों से बदला ज़रूर लेता। लेकिन जिस तरह तुम्हारे माँ बाप खतरे में थे, उसी तरह हमारा ये भारत देश भी खतरे में है। देश पे जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में तो तुम जानते ही हो। तो क्या अपनी भारत माँ के कातिलों से बदला लेने में हमारी मदद करोगे जसकीरत? जिस पे जसकीरत कहता है, पर मैं ही क्यों? जिस पे अजय सन्याल कहते हैं, क्योंकि घायल हो इसीलिए घातक हो। तो दोस्तों, अब यहाँ से अगले 2 साल तक जसकीरत की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ उसे ट्रेनिंग के साथ साथ पाकिस्तान के सारे गैंग मेंबर्स और उनके आईएसआई कनेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अजय सन्याल जसकीरत से कहते हैं, आज से तुम एक बलूच की जिंदगी जियोगे। पाकिस्तान में रहमान बलूच की गैंग में घुसना तुम्हारा पहला मकसद होगा। एक बार तुम गैंग में घुस गए तो बाकी की जानकारियां तुम्हें खुद ब खुद मिलती चली जाएंगी। आज से तुम्हारा नाम जसकीरत सिंह रांगी नहीं बल्कि हमजा अली मजारी होगा। लेकिन हमजा, तुम्हें सिर्फ मुसलमान नहीं, एक मुसलमान की पहचान भी अपनानी होगी। असली मुसलमान भी बनना होगा। और ये कहने के बाद वो उसे 2 लोगों से मिलवाते हैं। एक जगह एक मौलाना साहब होते हैं और दूसरी तरफ एक डॉक्टर। उन्हें देखकर हमजा कहता है, मौलाना साहब का तो समझ आता है क्योंकि मुझे अरबी लैंग्वेज और कुरान की तिलावत चाहिए होगी, पर ये डॉक्टर साहब यहाँ पे क्यों है? जिस पे अजय सन्याल कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें एक मुसलमान की पहचान भी बनानी होगी। और मुसलमान की पहचान, यू नो व्हाट आई मीन। तो दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि हमजा की नूनू कटिंग सर्जरी होती है और उसे कुरान और अरबिक भाषा की तालीम दी जाती है। और फिर वो फाइनली पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाता है, जो हमने पार्ट 1 में देखा था। तो अब यहाँ से ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमजा उसी चेयर पे बैठा सो रहा होता है और उसे बाहर कुछ आवाजें आ रही होती हैं। जब वो बाहर छत पे आता है तो उसके सभी गैंग मेंबर्स और लियारी की जनता नीचे खड़ी होती है और हमजा सबसे कहता है, आज से मैं शपथ लेता हूँ कि लियारी पे आज भी नहीं आने दूंगा, और जिन लोगों के वजह से रहमान भाई खुदा को प्यारे हुए हैं, उन सबको जहन्नुम की आग से भी ज्यादा तकलीफ लायक मौत दूंगा मैं। और ये सुनते ही पूरी जनता खुश हो जाती है और सभी गैंग मेंबर्स हवा में फायरिंग करने लग जाते हैं। और फिर यहाँ से हमें एक मोन्टाज दिखाया जाता है, जहाँ हमजा बहुत सारे गैंग वॉर्स लड़ता है और एक एक करके सभी गैंग लीडर्स को मारने लग जाता है। और अब धीरे धीरे सभी टाउन्स को कैप्चर करने के बाद पूरे कराची में उसका नाम बन जाता है और अब हमजा कराची का सबसे बड़ा गैंग लीडर बन चुका था। दूसरी तरफ जमील जमाली भी अपनी कुर्सी बचा लेता है क्योंकि अब हमजा उसके सपोर्ट में था। तो दोस्तों, अब आगे हमें 2014 का सीन दिखाया जाता है, जहां इंडिया में सरकार अब बदल चुकी थी, जिससे जावेद खनानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जिन गवर्नमेंट में छुपे लोगों के कारण उसके नकली नोटों का बिजनेस चल रहा था, उसे चलाना अब मुश्किल हो सकता था। लेकिन तभी मेजर इकबाल उससे मिलता है और कहता है, बिजनेस में कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि पॉलिटिशियंस चाहे कहीं के भी हो, उन्हें खरीदा जा सकता है। उसी वक्त हमजा भी अपने लोगों के साथ वेपन डील्स के लिए आता है और कहता है, इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या बातें हो रही हैं? जिस पे इकबाल कहता है, कुछ नहीं हमजा, हम बस बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान की सरकार बदलने से अपने नकली नोटों का धंधा कैसे बचाया जाए। वैसे ज़्यादा मुश्किल की बात तो है नहीं क्योंकि बस कुछ लोगों को खरीदने की ज़रूरत है। और हाँ हमजा, अब क्योंकि रहमान भाई की जगह तुमने ले ली है तो व्यापार की बातें भी तो तुमसे ही करनी होगी। हम अब एक और हमले की तैयारी कर रहे हैं हमजा, और इस बार हमारा निशाना हिंदुस्तान की मिलिट्री फोर्सेस पे होगा और इसलिए हमें फिर से बलूची हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी।
अपनी कीमत बता देना। जिस पे हमजा कहता है, माफ करना इकबाल साहब, पर कीमत तो आपको बहुत बड़ी चुकानी होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके आईएसआई को बलोचों का कत्लेआम करना रोकना होगा। बलोचों को उनका हक मिलना चाहिए। अपनी औकात से बाहर मत जाओ हमजा। मैं जानता हूं कि उनकी आजादी आप नहीं दिला सकते, लेकिन जो हमले आप करवा रहे हैं उन्हें तो आप रोक ही सकते हैं। उन्हें खुली हवा में सांस लेने देना होगा, तभी आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। वरना रहमान की दी हुई मौत तो सिर्फ कसाईनुमा होती थी। मैं वो कत्ले देता हूं जिसका जिक्र कब्र में जाने के बाद भी होता है। और हाँ, मेरी खामोशी ही काफी है मेरे दुश्मनों को कब्र तक पहुंचाने के लिए, तो इसलिए मुझे मजबूर ना करे जनाब। तभी जावेद खनानी दोनों को अलग करता है और कहता है, अरे आप लोग इस तरह क्यों लड़ रहे हैं? सुनिए इकबाल भाई, हमजा ने सिर्फ बलोचों पे हमला करने के लिए ही मना किया है ना। ठीक है, रुक जाइए, हमें अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए। जिस पे फाइनली इकबाल मान जाता है और हमजा से वादा करता है कि वो उसकी बात पे अमल करेगा। जिस पे हमजा भी कहता है, आपको अगले महीने सारे हथियार मिल जाएंगे। और फिर ये कहकर वो पूरे स्वैग में वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद मेजर इकबाल कहता है, एक बार ये अटैक कामयाब हो जाए, उसके बाद हम